हेलो एवरीवन। मेरा नाम राहुल सिकरवार है और हम लोगों ने अलग अलग प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए ये एक सीरीज जो है उसको लॉन्च किया है। इस सीरीज के अंदर हम लोग पूरे हिस्ट्री के सिलेबस को क्विक रिवीजन की फॉर्म में एक बार रिवाइज करेंगे, उसको स्टडी करेंगे और अलग अलग प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए जो सीरीज है वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। चाहे आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी का तैयारी कर रहे हो, यूपीपीसीएस का तैयारी कर रहे हो, एमपीपीसीएस का तैयारी कर रहे हो या किसी भी सिविल सर्विसेज का एग्जाम का तैयारी आप लोग कर रहे हो, ये सब के लिए आपके लिए जो सीरीज है वो हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए सीरीज की शुरुआत करते हैं, कोर्स की शुरुआत करते हैं। और इस कोर्स के अंदर जो पहला टॉपिक हमारा रहने वाला है वो है इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री। तो अगर हिस्ट्री की बात करेंगे हम लोग तो इस यूनिट के अंदर हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग हिस्ट्री को डिफाइन कर सकते हैं, हिस्ट्री होता क्या है, सबसे पहले हिस्ट्री लिखने की शुरुआत किसने की है, कैसे उसको लिखा गया है। उसके बाद हम लोग रोल ऑफ ओरिएंटलिस्ट को स्टडी करेंगे कि कुछ लोग जिनको ओरिएंटलिस्ट कहा गया है उनका क्या रोल हमें देखने को मिलता है इंडियन हिस्टोरियोग्राफी के अंदर, इंडियन हिस्ट्री लिखने में उन्होंने कैसे मदद की है। उसके बाद हम लोग इंडियन हिस्टोरियोग्राफी को देखेंगे, इंडिया की हिस्ट्री लिखने के जो अलग अलग तरीके हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी किताबें लिखी गई हैं अलग अलग लोगों द्वारा। वो सारी किताबों को हम लोग देखेंगे जो पीटी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी तरह लास्ट में हम लोग देखेंगे कि हमारा जो कंट्री है उसके अलग अलग नाम्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, अलग अलग नेम से उसको जाना जाता है और वो सारे नाम जो है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। यूनिट नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री। तो इसके अंदर जो पहला टॉपिक हमारा रहने वाला है वो है व्हाट इज हिस्ट्री, या इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन ऑफ हिस्ट्री। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ हिस्ट्री की अगर हम लोग बात करेंगे तो अगर हिस्ट्री को हमें आसान भाषा में एक एक्सप्लेन करना हो तो इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं दैट हिस्ट्री इज अ डिसिप्लिन विच डील्स विद द एक्सपीरियंसेस ऑफ पीपल हु हैव लिव्ड इन द पास्ट। ऐसे लोग जो पास्ट में रह चुके हैं उनके एक्सपीरियंसेस की जो स्टडी है उसको हिस्ट्री कह सकते हैं। इसके अलावा इसको पास्ट का नरेशन भी कहा जा सकता है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ सोर्सेस। तो ऐसा पास्ट का नरेशन जहां पर सोर्सेस के साथ हम लोग फैक्ट्स को वैलिडेट करते हैं, उनको चेक करते हैं, तब जाके उस नरेशन को प्रेजेंट करते हैं, ऐसे नरेशन को भी हम लोग हिस्ट्री कह सकते हैं। अब हिस्टोरियन और हमारी जो दादी नानी है उनमें यही अंतर है कि हमारी दादी नानी जो पास्ट का नरेशन करती हैं उसमें सोर्सेस को वो रेफर नहीं करती हैं, लेकिन हिस्टोरियन का जो नरेशन है वो हमेशा कॉन्क्रीट सोर्सेस के ऊपर ही रहता है। और दो तरह के सोर्सेस जो हैं वो हिस्ट्री लिखने में इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहले जो सोर्सेस हैं उनको हम लोग बोलते हैं लिटरेरी सोर्सेस, यानी कि जो लिखी हुई चीजें हैं जैसे मैन्युस्क्रिप्ट्स, हाथ से लिखी हुई किताबें हो गई, तो वो हमें हिस्ट्री लिखने में मदद करती हैं। उसी तरह आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस जिनके अंदर कॉइन्स हमें देखने को मिलते हैं, इंस्क्रिप्शंस हमें देखने को मिलते हैं, तो ये सारी जो चीजें हैं वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के अंडर आती हैं। और ये दोनों ही तरह के सोर्सेस का इस्तेमाल करके हिस्ट्री को लिखा जाता है, हिस्ट्री को पढ़ा जाता है। तो अगर सबसे पहले हिस्ट्री की किताब की बात करेंगे या सबसे पहले इंसान की बात करेंगे जिसने इस तरह से हिस्ट्री लिखना शुरू किया था, जहां से एक कन्वेंशन बन जाता है कि हिस्ट्री अगर लिखनी है तो सोर्सेस के ऊपर ही बेस्ड करके लिखना पड़ेगा, तो उस इंसान का नाम है हेरोडोटस। फोर्थ और फिफ्थ सेंचुरी बीसी के अराउंड हमें एक ग्रीक स्कॉलर देखने को मिलता है जिनका नाम था हेरोडोटस। और इन्होंने अपना एक सेमिनल वर्क यानी कि पहली किताब लिखी है जहां उन्होंने सिस्टमैटिक हिस्ट्री को प्रेजेंट किया है, और उस किताब का नाम है दी हिस्ट्रीज। 2 वॉल्यूम है उस किताब के। और अगर कंटेंट की बात करेंगे तो उस किताब के अंदर उन्होंने पर्शियन वॉर्स जो कि ग्रीक स्टेट्स के साथ हमें देखने को मिलती हैं जैसे स्पार्टा और एथेंस, उनको डिस्क्राइब किया है कि कैसे स्पार्टा और एथेंस जो है वो पर्शियन आर्मी को हराती हैं और कैसे उसको यूरोप में आगे बढ़ने से रोकती हैं। तो इस तरह से हेरोडोटस को उनके सेमिनल काम की वजह से, उनके प्राथमिक या पहले काम की वजह से फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। उसी तरह अगर हम लोग ओरिएंटलिस्ट के रोल की बात करेंगे या इंडियन हिस्ट्री की बात करेंगे, तो इंडियन हिस्ट्री लिखने से पहले कुछ यूरोपियंस लोग जिनका इंटरेस्ट जो है एशिया के कल्चर में हुआ करता था या ईस्ट के कल्चर में हुआ करता था, ऐसे लोगों को ओरिएंटलिस्ट कहा जाता है। ओरिएंटल एक एडजेक्टिव है जो कि अक्सर एशिया के साथ जुड़ा हुआ है या ईस्ट के साथ जुड़ा हुआ है। तो एशिया का जो फूड है उसको ओरिएंटल फूड कहा जाता है, या ईस्ट का जो फूड है उसको ओरिएंटल फूड कहा जाता है। उसी तरह एशिया का या ईस्ट का जो कल्चर है उसको ओरिएंटल कल्चर भी कहा जाता है। और अगर हम लोग ओरिएंटलिस्ट के कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो सबसे पहले उन्होंने एशिया का जो लिटरेचर है
उसको इकट्ठा किया है, उसको ट्रांसलेट किया है और बाद में उसको पब्लिश किया है। तब जाके जो सोर्सेस हैं वो तैयार हो पाए हैं और तब जाके इंडिया की जो हिस्ट्री है या एशिया की जो हिस्ट्री है वो लिख पाए हैं। तो इस सीरीज के अंदर सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है वो है विलियम जोन्स। तो विलियम जोन्स पायनियर हुआ करते थे ओरिएंटलिस्ट के अंदर। और विलियम जोन्स 1774 में जो सुप्रीम कोर्ट बना था कैलकाटा में, उसके जज के रूप में इंडिया आए थे। बाद में उनका इंटरेस्ट हमें एशिया के कल्चर में देखने को मिलता है, तो उन्होंने बहुत सारा जो एशिया का लिटरेचर है या इंडिया का जो लिटरेचर है उसको इकट्ठा किया है और बाद में उसको ट्रांसलेट करके पब्लिश किया है। इस सीरीज के अंदर जो पहला इनिशिएटिव हमें देखने को मिलता है वो है ट्रांसलेशन ऑफ मनुस्मृति और धर्मशास्त्र, जहां पर हिंदू धर्म को लेके अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है उनका कोडिफिकेशन हमें देखने को मिलता है। और उस लिटरेचर को उन्होंने ट्रांसलेट किया है एज कोड ऑफ जेंटू लॉस। अब कोड तो ठीक है, लेकिन ये जो टर्म है, ये जेंटू टर्म, ये आपके लिए नया हो सकता है। और जेंटू टर्म की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो टर्म है इट वाज यूज्ड फॉर हिंदू कम्युनिटी बाय पोर्चुगीज। पोर्चुगीज जब इंडिया आते हैं तो हिंदू कम्युनिटी के लिए वो जेंटू शब्द इस्तेमाल करते हैं, और इसी तरह मुस्लिम कम्युनिटी के लिए वो मूर्स शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा कोड ऑफ हिंदू लॉस। ये पहली किताब हमें उनकी तरफ से देखने को मिलती है जहां पर धर्मशास्त्र और मनुस्मृति को ट्रांसलेट किया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास जब इस तरह के लोग जो है और ज्यादा काम करने की कोशिश करते हैं और इस तरह के लोग जब इकट्ठा होते हैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट हमें देखने को मिलता है जिसको एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कहा जाता है। तो 1784 में विलियम जोन्स, वॉरेन हेस्टिंग, विल्किंस, इस तरह के लोगों की मदद से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है जिसके पहले प्रेसिडेंट विलियम जोन्स ही रहते हैं। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, और यहाँ से ये जो इनका एफर्ट था अलग अलग लिटरेचर को इकट्ठा करके उसको ट्रांसलेट करने का, वो ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हमें देखने को मिलता है। उसी तरह इन 1785 भगवत गीता, जो इंडिया की सबसे पॉपुलर गीता है। वैसे तो भगवत गीता के अलावा भी इंडिया में बहुत सारी गीता हमें देखने को मिलती हैं। गीता का मतलब होता है इंफॉर्मेटिव मैसेज। और भगवत की अगर हम लोग बात करेंगे तो भगवत एक एडजेक्टिव है जो विष्णु के साथ जोड़ा जाता है। तो भगवान विष्णु के साथ जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं उन सब के आगे भगवत लगाया जाता है, जैसे भगवत पुराण, भगवत गीता। अब क्योंकि ये जो गीता है वो श्री कृष्ण का गीता है और इसलिए इसको भगवत गीता कहा जाता है। सबसे पॉपुलर गीता है वो इंडिया की, और इसको विल्किंस ने ट्रांसलेट किया है 1785 में इंग्लिश भाषा में। उसी तरह 1789 में अभिज्ञान शकुंतलम का ट्रांसलेशन हमें देखने को मिलता है वंस अगेन बाय विलियम जोन्स। तो आप लोगों को पता होगा कि कालिदास ने 4th और 5th सेंचुरी एडी में, यानी कि गुप्ता पीरियड में, 3 संस्कृत प्ले लिखे हैं, जिसमें से एक का नाम है विक्रम मोर वशियम। विक्रम मोर वशियम नाम का उन्होंने प्ले लिखा है। उसी तरह कुछ और प्ले उन्होंने लिखे हैं जैसे मालविका अग्निमित्रम। और जो अभिज्ञान शकुंतलम है वो कालिदास का तीसरा प्ले माना जाता है और सबसे खूबसूरत प्ले उसको कहा गया है। तो अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास का तीसरा प्ले है। तो इस तरह कालिदास का ये जो प्ले है इसको भी ट्रांसलेट करते हैं विलियम जोन्स 1789 में। 1819 में सांची जो कॉम्प्लेक्स है उसकी डिस्कवरी की जाती है मध्य प्रदेश में। सांची कॉम्प्लेक्स के बारे में आपने सुना होगा कि सांची एक कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर 3 स्तूप हमें देखने को मिलते हैं, स्तूप नंबर 1, स्तूप नंबर 2, स्तूप नंबर 3। इसके अलावा बहुत सारे टेम्पल्स जो हैं वो भी गुप्ता पीरियड में वहां पर बनवाए गए हैं, बाद के पीरियड में वहां पर बनवाए गए हैं। तो उसकी डिस्कवरी 1819 में की जाती है। इस तरह आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की डिस्कवरी भी शुरू हो जाती है। 1837 में जेम्स प्रिंसेप नाम के एक स्कॉलर हैं और इन्होंने जो एंशियंट स्क्रिप्ट है इंडिया की, ब्राह्मी और खरोस्थी, उनको डेसिफर किया है, उनको डिकोड किया है। तब जाके जो पुराने इंस्क्रिप्शंस हैं, पुरानी जो किताबें हैं, उनको पढ़ा जा सका है। तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है वो मेनलैंड इंडिया में बड़ी पॉपुलर हुआ करती थी, बहुत ज्यादा उसका इस्तेमाल हुआ करता था। अशोक के जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो भी ज्यादातर हमें ब्राह्मी स्क्रिप्ट में ही देखने को मिलते हैं। उसी तरह खरोस्ती जो है वो आपका पाकिस्तान वाले रीजन में बड़ी पॉपुलर हुआ करती थी और अफगानिस्तान वाले रीजन में पॉपुलर हुआ करती थी। अशोक के इंस्क्रिप्शन, कुछ इंस्क्रिप्शन खरोस्ती स्क्रिप्ट में भी लिखे गए हैं। ब्राह्मी स्क्रिप्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो आज की जितनी भी स्क्रिप्ट हैं वो कहीं ना कहीं ब्राह्मी स्क्रिप्ट से ही डिराइव्ड है। और इसका जो ओरिएंटेशन है वो आज जैसे हम लोग देवनागरी स्क्रिप्ट लिखते हैं वैसे ही हमें देखने को मिलता है, यानी कि लेफ्ट टू राइट जो है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट को लिखा जाता है।
और खरोष्ठी की बात करेंगे तो इसका जो ओरिएंटेशन है वो उर्दू की तरह हमें देखने को मिलता है, यानी कि राइट टू लेफ्ट इसको लिखा जाता है। तो ब्राह्मी का ओरिएंटेशन लेफ्ट टू राइट है, और खरोष्ठी का स्क्रिप्ट जो है वो ओरिएंटेशन जो है वो आपका राइट टू लेफ्ट है। उसी तरह अगर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के प्रिजर्वेशन के लिए 1861 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अलेक्जेंडर कनिंघम उसके पहले सर्वेयर हुआ करते थे, जिसके कारण ये जो पर्सनैलिटी है, ये जो जनाब है, इनको फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कहा जाता है, बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट सर्वेयर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो इस तरह से ओरिएंटलिस्ट कम्युनिटी जो है, ऐसे यूरोपियन, ऐसे स्कॉलर्स जिनका इंटरेस्ट ईस्ट के कल्चर में था, उनको हम लोगों ने ओरिएंटलिस्ट कहा है, और इंडियन सोर्सेज को इकट्ठा करने में, उनको ट्रांसलेट करके पब्लिश करने में उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है। तब जाके इंडिया की हिस्ट्री जो है वो लिखी जा सकती है। तो ये कंट्रीब्यूशन हमें ओरिएंटलिस्ट की तरफ से देखने को मिलता है। अगर इंडियन हिस्टोरियोग्राफी की बात करेंगे कि इंडिया की हिस्ट्री लिखना कब से शुरू हुई है और कौन कौन सी वो किताबें हैं जो इंडियन हिस्ट्री के ऊपर लिखी गई हैं, तो सबसे पहले जो यूरोपियंस हैं उन्होंने ही इंडिया की हिस्ट्री लिखी है, और इनकी राइटिंग्स में हमें इंडिया को लेके क्रिटिकल व्यू देखने को मिलता है। इंडिया की पॉलिटी को उन्होंने क्रिटिसाइज किया है, इंडिया की सोसाइटी को उन्होंने क्रिटिसाइज किया है, इंडिया के कल्चर को उन्होंने क्रिटिसाइज किया है, और कॉलोनियल जो नैरेटिव है उसको उन्होंने यहाँ पर अपनी राइटिंग्स के थ्रू, अपनी हिस्ट्री के थ्रू आगे बढ़ाने की, उसको प्रेजेंट करने की कोशिश की है। तो ऐसे जो हिस्टोरियंस हैं उनको कॉलोनियल हिस्टोरियन कहा गया है। और 1817 में पहली बार हमें एक इंडियन हिस्ट्री की किताब देखने को मिलती है, जो एक यूरोपियन ने लिखी है, जो कभी इंडिया नहीं आया, और उसका नाम जेम्स मिल हुआ करता था। इंग्लैंड में बैठे बैठे उसने ये किताब लिखी है। और इंडिया की जो हिस्ट्री की किताब है उसको उसने, जिसका टाइटल दिया है उसने, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और इस किताब को उसने 3 हिस्सों में बांटा है: हिंदू हिस्ट्री, मुस्लिम हिस्ट्री और ब्रिटिश हिस्ट्री। 3 हिस्सों में बांटा है उसने। उस जो अलग अलग सेक्शंस में जो राजा का धर्म हमें देखने को मिलता है, उसके बेसिस पर उसने बुक लिखी है। शुरुआत में हमें हिंदू राजा ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो हिंदू हिस्ट्री उसने बोल दिया है। जो मेडिवल हिस्ट्री है उसको उसने मुस्लिम हिस्ट्री बोल दिया है, और जिसको आज हम कॉलोनियल हिस्ट्री या मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं उसको उसने ब्रिटिश हिस्ट्री बोल दिया है। लेकिन बाद में स्कॉलर्स ने उसको अपोज किया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, आप किसी भी सेक्शन को किसी धर्म के नाम पर क्रिश्चियन या उसको नाम नहीं दे सकते हैं। तो बाद में ये जो क्लासिफिकेशन है इसको बदल दिया गया है, और आज जैसे हम इस्तेमाल करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, ये क्लासिफिकेशन ही इंडियन हिस्ट्री का हमें देखने को मिलता है। 1904 में वीए स्मिथ पहली सिस्टमेटिक किताब लिखते हैं इंडियन हिस्ट्री के ऊपर, जिसका नाम उन्होंने दिया है द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये जो किताब है ये काफी पॉपुलर होती है, और कई सालों तक, लगभग 50 साल तक ये जो किताब है इसको कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया गया है। और जैसा कि हमने बताया कि ये जो कॉलोनियल हिस्टोरियंस है, इनकी राइटिंग्स में हमें फॉरेन इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, और इंडिया के कल्चर को इन्होंने क्रिटिसाइज किया है। तो अलेक्जेंडर को इन्वेजन को बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव वे में कवर किया गया है इस किताब के अंदर। उसी तरह जब इस तरह से कॉलोनियल नैरेटिव को प्रेजेंट किया जाता है हिस्ट्री की फॉर्म में, तो जो पहले एजुकेटेड इंडियंस थे, जो लोग अभी अभी यूरोपियन कॉलेजेस से या वेस्टर्न एजुकेशन लेके निकले हैं, तो वो यहाँ पर इस नैरेटिव को कन्फ्रंट करते हैं और इंडिया की हिस्ट्री लिखना शुरू करते हैं। और ऐसे लोगों की राइटिंग्स में हमें नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो देखने को मिलती है। नेशनलिस्ट जो इमोशन है उसको हमें देखने को मिलता है इनकी राइटिंग्स के अंदर। और इन लोगों ने जो खास सेक्शन है इंडिया के, जिनको गोल्डन पीरियड कहा जा सकता है या जिनको किसी भी तरह से अच्छा माना जा सकता है, ऐसे सेक्शंस को बहुत ज्यादा एम्पलीफाई कर दिया है, बहुत ज्यादा महत्व दिया है। तो चोला पीरियड को इन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, उसी तरह गुप्ता पीरियड को इन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। उसी तरह महाजनपद के अंदर जो ओलिगैर्कीज हमें देखने को मिलते हैं, गणसंघ जिनको कहा जाता था, तो उनको ज्यादा, बहुत ज्यादा एम्पलीफाई किया है इन लोगों ने। तो इस तरह से हमें इनकी राइटिंग्स के अंदर ये फीचर्स देखने को मिलते हैं। आर एल मित्र ने इंडो आर्यंस नाम से किताब लिखी है। उसी तरह नीलकंठ शास्त्री ने द हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया करके किताबें लिखी हैं, जहां पर साउथ इंडिया के जो चोला पीरियड है, विजयनगर किंगडम है, उसको बहुत ज्यादा एम्पलीफाई किया गया है। इंडिपेंडेंस के बाद कुछ और तरह के हिस्टोरियंस हमें देखने को मिलते हैं, और इस तरह के जो लोग हैं इनको मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस कहा जाता है। और इन लोगों का जो फोकस है वो इकोनॉमिक हिस्ट्री और सोशल हिस्ट्री के ऊपर हमें ज्यादा देखने को मिलता है। अभी तक जो हिस्ट्री लिखी गई है उसमें पॉलिटिकल हिस्ट्री को बेस बनाया गया था, उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया गया था। लेकिन ये जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस हैं, इन्होंने इकोनॉमिक हिस्ट्री और सोशल हिस्ट्री को अपना बेस बनाया है और उसको एम्पलीफाई किया है।
इन्होंने आम लोगों के कंट्रीब्यूशन को भी यहाँ पर जगह दी है अपनी हिस्ट्री के अंदर। अभी तक जो हिस्ट्री थी उसमें राजा रानी को बहुत ज्यादा जगह दी गई थी, यहाँ पर आम लोगों को भी जगह दी जाती है। और E.L. बाशम के बारे में कहा जाता है कि वो पहले इंसान है जिन्होंने इंडिया की हिस्ट्री जो है उस वो इन फीचर्स के साथ लिखी है, यानी कि इकोनॉमिक हिस्ट्री को उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया है, सोशल हिस्ट्री को उन्होंने फोकस किया है, और उनकी किताब का नाम है द वंडर दैट वाज इंडिया। तो इस तरह से हमें E.L. बाशम की ये जो बुक है वो देखने को मिलती है। डीडी गोसाम्बे ने भी बाद में बहुत सारी किताबें लिखी हैं, उसी तरह R.S. शर्मा हो गए, बिपिन चंद्रा हो गए, तो ये सारे लोग जो हैं इसी ग्रुप से आते हैं जहां पर इनकी राइटिंग्स में हमें इकोनॉमिक और सोशल हिस्ट्री जो है उसके ऊपर ज्यादा एम्फेसिस देखने को मिलता है। उसके बाद अलग अलग तरह के हिस्टोरियंस हमें देखने को मिलते हैं, फेमिनिस्ट हिस्टोरियंस हो गए या सबऑल्टर्न हिस्टोरियंस हो गए, तो बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे निकल के आते हैं जिन्होंने अलग अलग सेक्शंस के ऊपर हिस्ट्री के ज्यादा फोकस किया है। अगर कंट्री के नाम की बात करेंगे तो हमारी कंट्री के अलग अलग नाम हमें देखने को मिलते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 1 है वो हमें बताता है कि हमारी कंट्री के दो ऑफिशियल नाम है। पहला नाम वहां पर जो लिखा गया है वो है इंडिया, और दूसरा नाम है भारत। तो अगर हम लोग ऑफिशियल्स नाम की बात करेंगे तो दो ऑफिशियल नाम्स हमें नेम्स देखने को मिलते हैं हमारी कंट्री के, इंडिया और भारत। इंडिया की अगर हम लोग बात करेंगे तो इंडिया जो टर्म है वो सबसे पहले ग्रीक्स ने कॉइन किया था। ग्रीक्स ने जो सिंधु नदी के आसपास का जो रीजन है, इंडस नदी के आसपास का जो रीजन है, उसको इंडिया कहा, क्योंकि ऋग्वेद में इंडस रिवर को सिंधु कहा गया है, और सिंधु बुलाने में इनको, सिंधु प्रोनाउंस करने में जो ग्रीक्स है उनको परेशानी होती थी, तो सिंधु को उन्होंने करप्ट करके बना दिया इंडुस, इंडस या इंडुस। तो इस तरह इंडस और इंडस जो है उसके आसपास के जो लोग हैं, उसके आसपास का जो रीजन है उसको इंडिया कहा गया। ग्रीक्स ने सबसे पहले उसको इस्तेमाल किया है। उसी तरह जब पर्शियन कांटेक्ट में आते हैं इंडिया के, और उन्होंने इस नदी के बारे में सुना जिसको सिंधु कहा गया है ऋग्वेद में, संस्कृत के अंदर, तो पर्शियन की एक खास बात है कि उनको उनको एस प्रोनाउंस करने में परेशानी होती है, और एस को वो एच प्रोनाउंस करते हैं। यही चीज हमें गुजरात का जो कच्छ रीजन है वहां भी देखने को मिलती है। वहां भी एस को एच प्रोनाउंस किया जाता है, और जैसे समझना हो गया तो वो हमजना बोलते हैं वहां पे। तो वही चीज हमें सिंध के अंदर भी देखने को मिलती है, पर्शिया के अंदर भी देखने को मिलती है, और सिंधु को उन्होंने हिंदू कहा है। इसी कारण जो सिंधु रिवर के आसपास का जो रीजन है, इंडस रिवर के आसपास का जो रीजन है उसको हिंदू कहा गया, वो एक ज्योग्राफी के साथ जुड़ा हुआ था। बाद में ऐसे लोगों को भी हिंदू कहा गया जो इस रीजन में रहते हैं, और बाद में जो टर्म है एक धर्म के साथ जोड़ दिया जाता है कॉलोनियल पीरियड। अगर हम लोग चाइनीज की बात करेंगे तो चाइनीज ने इंडिया को यिंतु नाम से बुलाया है अपने राइटिंग्स के अंदर। यिंतु शब्द जो है वो संस्कृत के इंदु शब्द से लिया गया है, और इंदु जो है वो मून को कहा जाता था। तो चाइनीज लोगों ने इंडिया को यिंतु कहा है, यिंतु नाम से पुकारा है। अगर हम लोग दूसरे ऑफिशियल नाम की बात करेंगे इंडिया के तो वो है भारत। तो भारत शब्द जो है वो ऋग्वेद के अंदर जो भरत ट्राइब है वहां से लिया गया है। ऋग्वेद के अंदर वैसे तो 30 से ज्यादा ट्राइब हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन जो सबसे पॉपुलर, सबसे पावरफुल ट्राइब हुआ करती थी वो थी भरत ट्राइब। और इस भरत ट्राइब के ऊपर ही हमारे जो नॉर्थ इंडिया है उसको आर्यव्रत या भारतवर्ष कहा गया है। तो भारतवर्ष कहा जाता है नॉर्थ इंडिया को, और आगे जाके भारतवर्ष ही भारत बन जाता है। और ये जो नाम है वो हमारा ऑफिशियल, हमारी कंट्री का ऑफिशियल नाम भी इसको दिया गया है। तो इस तरह से हमारी कंट्री जो है उसको अलग अलग नामों के साथ जाना जाता है अलग अलग रीजन्स में। इस यूनिट के अंदर हम लोगों ने देखा कि कैसे हिस्ट्री को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। हेरोडोटस जो है उनको फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है उनके सेमिनल वर्क की वजह से इस डिसिप्लिन में। ओरिएंटलिस्ट का रोल की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1776 में विलियम जोन्स ने धर्मशास्त्र और मनुस्मृति को कोड ऑफ जेंटू लॉज की फॉर्म में ट्रांसलेट किया है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में हमें देखने को मिलता है। 1785 में भगवत गीता को ट्रांसलेट किया गया है विल्किंस द्वारा। 1789 में अभिज्ञान शकुंतलम को ट्रांसलेट किया गया है विलियम जोन्स द्वारा। 1819 में सांची की डिस्कवरी हमें देखने को मिलती है। 1837 में जो दो पुराने स्क्रिप्ट हैं इंडिया के, ब्राह्मी और खरोष्ठी, उनको डेसिफर किया जाता है, डिकोड किया जाता है। 1861 में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट होता है, और अलेक्जेंडर कनिंघम उसके पहले सर्वेयर हुआ करते थे। इसकी वजह से इनको फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी भी कहा जाता है। इंडियन हिस्टोग्राफी में अलग अलग जो ग्रुप्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। 1817 में जेम्स मिल ने द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखा है।
1904 में वीए स्मिथ ने अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा है। इसी तरह एक नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस हैं आर.एल. मित्र, इन्होंने इंडो आर्यन लिखा है। नीलकंठ शास्त्री ने द हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया लिखा है। ए.एल. वाशम ने द वंडर दैट वाज इंडिया लिखा है मार्क्सिस्ट स्टाइल में। उस तरह से बहुत सारे मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस हमें देखने को मिलते हैं। और बाद में हमारी कंट्री के अलग अलग नाम हमें देखने को मिलते हैं, जैसे इंडिया जो ग्रीक्स ने इंट्रोड्यूस किया है, हिंदू जो पर्शियंस ने इंट्रोड्यूस किया है, बाद में टर्क्स जब इंडिया आते हैं तो हिंदू को हिंदुस्तान कह दिया जाता है। उसी तरह यिंतु जो है वो चाइनीज ने ये शब्द इस्तेमाल किया है। भारत की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो शब्द है ये ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद के अंदर जो सबसे पावरफुल ट्राइब हुआ करती थी उसको भरत ट्राइब बोलते थे। तो इस यूनिट के अंदर इतना ही। बाकी का जो कंटेंट है, बाकी का जो कोर्स है वो हम लोग धीरे धीरे करके कवर करेंगे इस सीरीज के अंदर, जो कि क्विक रिवीजन सीरीज है आपके प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए, और आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अगर फैक्ट्स की बात करेंगे, कोटेशंस की बात करेंगे, तो इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको अलग अलग तरह के फैक्ट्स और जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो मिल जाएंगे, जिसका नाम है आर एस ब्रेनरी। तो आर एस ब्रेनरी अगर आप सर्च सेक्शन में टाइप करेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, और वहां से आप अलग अलग जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उनको, उनकी मदद से ये जो कंटेंट है इसको और ज्यादा फुल प्रूफ बना सकते हैं और ज्यादा इसको अच्छा बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे।